दो चार लोगों को ही लग रहा है, इनसे तो बाद में पूछ लेता मैं। हाँ जी, पीछे वाले जबरदस्त दिन आपका जबरदस्त रहा कि जबरदस्ती नहीं रहा? जबरदस्त जबरदस्त रहना चाहिए। तो गाइस मैच का आखिरी ओवर है। हाँ जी, इस सेशन का आखिरी ओवर। तो क्या मिलना चाहेंगे? पक्का? तो इतनी सीएस में जिस्म अगर जिंदा है तो बोल देना चाहिए, जिस्म अगर जिंदा है तो बोल देना चाहिए, इन रगों में खून है तो आज के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं डबल 14th लेवल अचीवर, कम रॉयल्टी अचीवर, राम ऋषि, राम गोपाल जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूं श्री राम गोपाल जी, प्लीज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? जबरदस्त। मैं भी जबरदस्त हूं। यस तो हम लोग एलडीपी में आए हैं, लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, सीख कर जाएंगे और फिर अपने अपने घर जाके सो जाएंगे। यहाँ से सीख के आए जाएंगे तो अपने अपने एरिया में आपको क्या करना है वो आपने सीख लिया होगा और अपने अपलाइन को कोई भी परेशान नहीं करेगा, फोन नहीं करेगा, कोई उससे सलाह नहीं लेगा। आपको ज्ञान जी ने बड़े अच्छे से बता दिया है, कीप इन टच अपलाइन, कीप इन टच ऑफिस, कीप इन टच मैनेजमेंट, कीप इन टच ग्रो लाइन। ये सब कुछ बता दिया। लिस्ट बनानी है ये भी बता दिया, लिस्ट बनाकर उसके ऊपर काम करना ये भी बता दिया। लेकिन इस कान से सुनेंगे और इससे निकाल देंगे, यहीं छोड़ के जाएंगे। नो बात करता हूं 2006 की, जब मैं जिंदगी को काट रहा था, सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करके रहता था अपने माता पिता के साथ। जिंदगी के 40 साल बिता दिए। 14 साल की आयु में शादी हो गई थी, वाइफ आ गई, 4 बच्चे हो गए, 2 बेटियां और 2 बेटे। बस उनके लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए रोज़ सवेरे निकल जाना और रोज़ शाम को घर में आना। ऐसे ही 40 साल बीत गए, पता ही नहीं चला छोटे छोटे बच्चे कब बड़े हो गए। एक ही सपना था कि चंडीगढ़ में हमारा घर होना चाहिए, लेकिन हम लोग तो सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके झोपड़पट्टी में ज़िंदगी को काट रहे थे। एक बार मेरा झगड़ा हुआ मेरी वाइफ से। मुझे नहीं पता आप लोगों के घर में झगड़ा होता है या नहीं होता, पूछ लूं क्या? यस झगड़े होते हैं यस सभी के। यस तो कभी आपने उस झगड़े का कारण जानने की कोशिश नहीं करी? की है? तभी तो यहाँ बैठे हैं। मेरे घर में झगड़ा हुआ और मैं पैसा कमाने के लिए अमृतसर चला गया, क्योंकि मेरा पेंट का काम था, लोगों के ऐसे घर सजाया करता था। और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मैं राइटिंग पेंटर बन गया, लिखने वाला। तो मेरा सफ़र शुरू हुआ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यूपी, बिहार, श्रीनगर तक गया मैं, लेकिन पैसे नहीं बने, सिर्फ समय निकल गया। तो एक बार जब मैं अमृतसर में काम कर रहा था
तो वहाँ एक अजनबी इंसान आया। आपको तो अपने जान पहचान वाले आते हैं इस प्लान को दिखाने के लिए, मुझे तो किसी अजनबी इंसान ने प्लान दिखाया था। और वो इंसान मेरे लिए परमात्मा रूपी इंसान है, क्योंकि उसकी वजह से आज मुझे टाई लगी है, ब्लैक एंड वाइट हुआ, वो कोट पैंट पहना हुआ है। उसकी वजह से मेरे सारे सपने साकार हुए हैं। उसकी वजह से आलीशान कार मेरे घर में आई, एक नहीं 4-4 कारें आई। उसकी वजह से मेरी बेटियां 2 डॉक्टर बनी और 2 इंजीनियर बने। तो वो इंसान मुझको उतार दे। उसकी वजह से मैं इस सिस्टम से 5 करोड़ रुपए कमा चुका हूं और 1 लाख रुपया महीना पेंशन लेता हूं। तो अपलाइन को गालियां देंगे या तालियां देंगे? अपने अपने अपलाइन को ऐसे करेंगे, दोष देंगे उसको। आपके अपलाइन ने आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे दी, एक मौका दे दिया। अब उस मौके को समझना और समझ के उसके ऊपर काम करना तो आपका बनता है। बस मैंने 2006 में इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद मैंने अपने अपलाइन का स्वागत कैसे किया जानना चाहते हैं? उस समय में बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा करता था, जैसे हमारे साहब रखते हैं ज्ञान सिंह जी, जैसे हमारे राजेंद्र देसाई जी रखते हैं, ऐसे मैं दाढ़ी रखा करता था। पंजाब में पंजाबी जैसा बंदा दिखना चाहिए, मैं वैसा हुआ करता था, जैसे हमारे विजय हेठा साहब रखते हैं। विजय भाई छुपा रहे हैं दाढ़ी। तो मैं वहाँ पे पेंट का काम करता था, लोग मुझे पंजाबी समझे, कोई मुझसे फालतू बातें ना करे, इसलिए मैं दाढ़ी बढ़ा के रखता था, टेढ़ा आदमी दिखना चाहिए नहीं। तो पंजाब में जब वो इंसान मिला, उसने मुझे ये प्लान दिखाया, प्लान बड़ा अच्छा लगा मुझे, इसमें पैसे दिखाए गए, पैसे भी बड़े अच्छे लगे, और मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता इस काम को, मेरे बस की बात नहीं है। उस इंसान ने मेरा फॉलोअप लिया, जैसे विजय हेठा जी प्लान देने के बाद लास्ट मोमेंट तक उस इंसान से बोलते हैं सोच लो, मौका है। जूता पहनते समय, अपने जूते के फीते बांधते समय भी उसको बोलते हैं सोच लो, अभी भी मौका है। जाते जाते वो इंसान बोलता है कि चल भाई इतना बोल रहा है तो तू ये 6000 ले ही जा। समझ पा रहे कि नहीं? तो वो इंसान, मेरा अपलाइन भी ऐसा ही था, वो जिद्दी था। मैंने जब उसको मना कर दिया कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो यहाँ पैसे कमाने आया हूँ, पैसे देने थोड़ी आया हूँ। उस इंसान ने मुझे कहा पेंटर साहब इतनी ऊंचाई पे काम कर रहे हो, नीचे गिर गए, आपका हाथ टूट गया, आपकी टांग टूट गई, फिर ऐसी पेंटिंग बना पाओगे? मैंने कहा जी काम बंद। कहते पैसे मिलेंगे। मैंने काम बंद पैसे बंद। कहते ऊपर से गिरे, आपकी टांग टूट गई, आपका हाथ टूट गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए आप। अब 6-7 महीने तक आप हॉस्पिटल में पड़े रहोगे। जिसका काम कर रहे हैं क्या वो इलाज करवाएगा? वो आपके घर में राशन पहुंचाएगा, कुछ मदद करेगा? तो मैंने बोला नहीं करेगा, हम तो खुद ठेकेदार हैं इसके। उस इंसान ने बोला जरूरी नहीं है ऊपर से गिरे, हाथ पैर ही टूटेगा, डेथ भी हो सकती है। अगर मर गए, इतने पैसे कमा के रखे घर में कि आपके छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे, इतने पैसे जोड़ रखे हैं बैंक में। मैंने कहा नहीं सर, रोज कमाना रोज खाने का काम है। बात समझ में आई। उसने बोला आज घर जाना और रात को सोते समय सिर्फ इतना सोचना कि मेरी डेथ हो चुकी है, मैं ऊपर से गिर गया, मेरी डेथ हो गई, अब मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे 4 बच्चों का क्या होगा। ये वाली बात उस इंसान की यहाँ लग गई। रात को जब मैं सो रहा था, मुझे उस इंसान की बात याद आ रही थी, बार बार मैं करवटें बदल रहा था, और मेरी वाइफ जिससे झगड़ा करके गया था, वो मेरे से पूछ रही थी बार बार
क्या बात है, आज आपको नींद नहीं आ रही है? आपको किसी से झगड़ा हुआ है या काम छोड़ के क्यों आ गए? क्योंकि जब मैं उससे झगड़ा करके गया था तो ये बोल के गया था कि 6-7 महीने तक वापस नहीं आऊँगा। लेकिन 2-4 दिन के बाद ही इंसान वापस आ जाए घर पे तो कैसा लगेगा? रात हो गई, सारी रात जागता रहा, सुबह